हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं। सर, इंस्टीट्यूट ने उनकी MTP2 निकाली। उसमें जो इनकम टैक्स का MCQ वाला पार्ट है, केस सिनेरियो वाला मैंने सॉल्व करवा के डाल दिया था। ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिर GST वाला पार्ट सॉल्व करेंगे सर। ठीक, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिससे अभी टोटल इनकम के क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। ठीक, तो मेरी आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, साथ में बैठो, सीखो कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, कुछ बातें ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टोटल इनकम का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था सर, बड़ा क्वेश्चन रहे टोटल इनकम का या कोई भी क्वेश्चन रहे, सबसे पहले जाके क्या करा करो, नीचे पढ़ा करो वो हमसे चाहता क्या सर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अशोक फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड आउट फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BSc। मतलब नॉर्मल प्रोविजन में चल रहा है और उसके हिसाब से इसकी टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी अपन को निकालना है। ठीक है भाई, तो अपन क्या करेंगे सर, क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, ट्रीटमेंट करते रहेंगे, क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, ट्रीटमेंट करते रहेंगे। एग्जाम में आप भी ऐसे ही करना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर पूरा एक बार ट्रीटमेंट कर लो, इतना टाइम तो नहीं मिलेगा सर। ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठाओ। तो अपन क्या करते हैं, पहले पेज ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पेज तो ऐड करना पड़ेगा सर। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट एग्जाम में लिख के आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अशोक फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर द नॉर्मल प्रोविजन। ये लिख के आना एग्जाम में। बहुत सारे लोग ये स्टार्टिंग हेडिंग ही नहीं लिखते हैं सर, और उसके बाद बोलते हैं मार्क्स कट गया सर हमारा। तो मार्क्स कैसे नहीं कटेगा सर अगर आप स्टार्टिंग हेडिंग नहीं लिखेंगे तो। ठीक है, हर स्टूडेंट लिख के आएगा स्टार्टिंग हेडिंग। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रुपए, यहाँ लिखेंगे रुपए, यहाँ पर आएगा सर। पढ़ना तो स्टार्ट करें। देखो, Mr. Ashok, age 61 years, a resident individual, engaged in the wholesale business of stationery product, provide you the following information for the year ended 31st March 2024. He is also a partner in UBW and company, a partnership firm. Okay, fine. देखो क्या दिया हुआ है। अच्छा, एक बात याद रखना, एज तो हमेशा काम की होती है सर। एज तो हमेशा काम की होती है, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी निकालने बोला है सर, तो टैक्स स्लैब चेंज हो जाता है ना सर। Interest on capital received under UVW and company at 14% in accordance with the partnership deed। ना ना सर, हम पढ़ के आए हैं, पार्टनरशिप फर्म से सिर्फ 12% इंटरेस्ट अलाउड होता है, उससे ऊपर एक्सेस अलाउ नहीं होता। तो भले इसको इंटरेस्ट कितना मिला 140, बट इसको पीजी वो जो पार्टनरशिप फॉर्म होगी उसको इंटरेस्ट कितना अलाउ हुआ होगा 1,20,000। तो मेरी इनकम कितनी होगी 1,20,000। जितना उसको अलाउ होगा वही तो मेरी इनकम होगी, जो उसको अलाउ नहीं हुआ वो मेरी इनकम कैसे होगी। अरे समझ, ये चीज का ध्यान रखना। ये इससे पहले वाली MTP में भी इंस्टीट्यूट ने चेक किया था कि कितने स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सर, पहले तो PGBP की इनकम और उसमें भी फर्म की इनकम। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ, आप शॉर्ट नहीं करोगे एग्जाम में, आप फुल में लिख के आओगे सर, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फिर यहाँ लिख के आना इनकम फ्रॉम फर्म। इसमें सबसे पहला है इंटरेस्ट। ये मैं छोटा किया, आप ऐसे छोटा नहीं करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के आना सर। ठीक है, 1,20,000 पूरा लिखना, छोटा छोटा मत कर देना सर, मार्क्स काटेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म, ये तो हर एक स्टूडेंट को पता है सर, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म लिखोगे सर, ब्रैकेट में लिखोगे एग्जेम्प्ट, लिख के आओगे सर, एग्जेम्प्ट होता है सर सेक्शन 10(2)(a) लिख के आना। ठीक है, सेक्शन ना भी याद हो तो लिख के तो आना, एग्जेम्प्ट है। सैलरी एज अ वर्किंग पार्टनर फुल्ली अलाउड इन द हैंड्स ऑफ फर्म, फर्म को अलाउड हुई है तो सर क्या मिल रही है, PGBP की इनकम है। यस सर, तो अपन यहाँ लिख देते सर सैलरी। ठीक है, सैलरी कितनी सैलरी है सर, ये सैलरी ऑफ द फर्म है, ये 44,000 है सर। ठीक है, ठीक, उसके बाद देखो, सैलरी हो गया। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन फिक्स डिपॉजिट नेट ऑफ TDS, सर हमें तो क्रॉस करना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्ट की इनकम जाएगी कहाँ, IUS में। तो देखो सर, मैं पढ़ते जा रहा हूँ साथ साथ ट्रीटमेंट, जहां जहां जिसका जिसका ट्रीटमेंट जाएगा मैं वहां वहां उसका ट्रीटमेंट करते जाऊंगा सर। ये चीज का ध्यान रखना। तो इसको ले चलते हैं अपन IUS में। IUS में लिखने से पहले सर एक काम करते हैं, थोड़ी जगह छोड़ते हैं सर, क्योंकि PGBP की और भी इनकम्स तो होगी, गारंटीड होगी सर इस क्वेश्चन में, ऐसा तो नहीं है नहीं हो सकती। ठीक है, थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को पता है PGP की और इनकम आएगी, गारंटीड है।
पीजीवीपी की इनकम नहीं आई तो फिर क्वेश्चन ही क्या बना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जगह तो हमने काफ़ी छोड़ ली है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं आईओएस। ठीक है, आईओएस में मेरे को सबसे पहला मिल गया सर इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, है ना? नहीं, हाँ, बैंक फिक्स डिपॉजिट, बैंक फिक्स डिपॉजिट सर 49,500 दिया हुआ है, हमें तो ग्रॉस करना पड़ेगा। 49,500 अपॉन 90 इंटू 100 अपॉन 90 इंटू 100, तो ये आ रहा है सर 55,000 ग्रॉस अमाउंट दिखाते हैं सर यहाँ पर। अब अपन क्या करेंगे सर, यहाँ एक पेज और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पर क्या करेंगे सर, सीधा सीधा साथ साथ में, मेरे को तो लगता है सर करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, अगर वो ये चीज साथ साथ में नहीं करेगा तो उससे गड़बड़ होने के चांसेस है। मैं क्या बोलता हूँ सर, एक काम क्या करो, साथ साथ में डिडक्शन में जाके 80 टी सर 61 ईयर्स की एज है सर, तो 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी सर। साथ साथ लिख लो ताकि गड़बड़ नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये भी आईओएस की इनकम है सर, 13,300 इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो ये 13,300। एग्जाम में ऐसे शॉर्ट में मत लिखना सर, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। अगला दिया हुआ है इनकम टैक्स रिफंड रिसीव ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 23-24 इंक्लूडिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 1,400। सर इनकम टैक्स जो रिफंड होता है वो टैक्सेबल नहीं होता, बट उसका जो इंटरेस्ट होता है वो आईओएस में टैक्सेबल होता है। तो इंटरेस्ट 1,400 ना, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 1,400, ये तो टैक्सेबल है सर। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, आओ नीचे देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट फ्रॉम द होलसेल बिजनेस दिया हुआ है 6,60,000, अमाउंट डेबिटेड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, मतलब अब ये होलसेल बिजनेस वाली कहानी आ गई, तो फर्म वाली कहानी खत्म हुई सर, अब यहाँ पर होलसेल बिजनेस है। ठीक है, होलसेल बिजनेस फर्म वाली कहानी खत्म, उसमें चालू हुआ नेट प्रॉफिट से, और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 6,60,000। ठीक है, अब इसमें ऐड और लेस वाली बातें आएंगी सर, ऐड, ठीक है, थोड़ा गैप देके लेस। ठीक है, चलो देखते हैं सर। नेट प्रॉफिट फ्रॉम द होलसेल बिजनेस अमाउंट डेबिटेड इंक्लूड द फॉलोइंग, डेबिटेड ये सब डेबिट हो चुकी है। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, सर एज पर बुक्स तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है सर, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स क्या कर लूँ, ऐड कर लूँ, तो चलो ऐड कर लेते सर। पहला डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स 44,000, इसको अपन ऐड कर लिए। ठीक है, सॉरी 34,000 है, सॉरी ये 34,000 है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, मोटर कार एक्सपेंस 40,000 दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स फॉर द शॉप दिया हुआ है 7,000। मोटर कार एक्सपेंस, ओके, ठीक है, आप नीचे आओ तो ध्यान दो सर, देखो मोटर कार एक्सपेंस दिया हुआ है और मोटर कार से रिलेटेड एक नीचे पॉइंट दिया हुआ है, देखो मोटर कार एक्वायर्ड ऑन 31/12/2023, 20% यूज फॉर पर्सनल पर्पस। तो सर एक बात, मोटर कार जब भी एग्जाम में दिखे, ध्यान से सुन लो, एक टेक्निक सिखाता हूँ, जब भी एग्जाम में मोटर कार का एक्सपेंस दिख जाए, देख लेना कहीं पर मोटर कार परचेज वाला भी पॉइंट दिया होगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मिलता ही है। तो मोटर कार एक्सपेंस मिल गया सर, तो उसका परचेज वाला पॉइंट मैंने जाके ढूंढा ढूंढा तो मेरे को मिल गया सर, ये मोटर कार परचेज किया था 6,80,000, और वहीं पर बाजू में मेरे को मिल गया 20% पर्सनल पर्पस के लिए था, तो ये तो मेरे लिए डेप्रिसिएशन के लिए भी काम आएगा और मोटर कार का एक्सपेंस जो क्लेम किया उसमें भी काम आएगा। तो मोटर कार का एक्सपेंस अपन ने 40,000 क्लेम कर लिया है, जबकि 40,000 तो नहीं मिलेगा सर, 40,000 का 20%, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए पर्सनल पर्पस के लिए, 8,000 पर्सनल पर्पस के लिए, और पर्सनल पर्पस का खर्चा में नहीं मिलता, तो मोटर कार अपन ऊपर ऐड कर लेते सर। और सर मोटर कार एक्सपेंस 8,000, ठीक है, उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। म्युनिसिपल टैक्स फॉर द शॉप, देखो फॉर द 2.5 years पेमेंट फॉर 1.5 year मेड ऑन 12/7/2023 एंड फॉर द अदर हाफ ऑन 31 December। हम एक बात सीख के आए थे, अगर आपको याद हो तो 43B था, और 43 ये बोलता था एनी टैक्स ड्यूटी सेस फीस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, अगर आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले पे कर देते हो तो वो खर्चा मिलता है, अदरवाइज वो खर्चा नहीं मिलता। तो सर यहाँ पर जो म्युनिसिपल टैक्स पे हुआ है ये 12/7/2023 तक
आधा पे हुआ है, बाकी आधा तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद ही है सर। 31 अक्टूबर भी लोगे तो भी बाद में है सर। तो उस केस में सर ये जो म्यूनिसिपल टैक्स 7,000 है ये पूरा नहीं ले सकते अपन। कितना ले पाएंगे? 3500 माइनस कितना कर दिया? 7000। तो क्या करें? 3500 ऐड कर लेते हैं। चलो म्यूनिसिपल टैक्स 3500 ऐड, ठीक। आ रही बात समझ? अच्छा एक खास बात और, अगर म्यूनिसिपल यहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्स फॉर द शॉप है, ये ध्यान रखना, इसीलिए पीजीईपी में ये म्यूनिसिपल टैक्स अगर घर से रिलेटेड होता तो एचपी में लेके जाते, ठीक है। अब वो देखना पड़ता है एचपी से रिलेटेड और भी डिटेल्स दी हुई है कि नहीं, वो भी देखना पड़ता। आगे देखो, सैलरी टू मैनेजर बाय वे ऑफ अ सिंगल कैश पेमेंट। सर 22,000 सर हम पढ़ के आए सेक्शन 48 सबसेक्शन 3 48(3), और ये क्या बोलता है सर? एक दिन में एक आदमी को 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते। ये तो 22,000 की है सर। ऐड कर लेते हैं सर सैलरी। फोर्थ सैलरी 22,000। और कुछ दिख रहा है? चलो आगे देखो क्या दिया हुआ है। द WDV ऑफ द एसेट एज ऑन 1/4/2023 यूज इन द अबव होलसेल बिजनेस इज एज कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर प्रिंटर। तो सर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर प्रिंटर दिया हुआ है, तो कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रिंटर दोनों में लगेगा 40% डेप्रिसिएशन, और नीचे मोटर कार भी है सर, इस पे लगेगा 15% डेप्रिसिएशन। तो अपन निकाल ही लेते हैं। 2,40,000 प्लस 1,50,000 इंटू 40%, मेरे ख्याल से 1,56,000। मेरा कैलसी थोड़ा सा खराब हो गया है। 1,56,000 इसका आ रहा है डेप्रिसिएशन। एक काम करते हैं, ऊपर लिखते हैं, लेस में आएगा ये पहला, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर प्रिंटर 1,56,000, ठीक। दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन कार, याद रखना कार पे डेप्रिसिएशन 80% ही लेना सर, मतलब जितना डेप्रिसिएशन लगेगा उसका 80% लेना, क्योंकि 20% पर्सनल यूज के लिए। तो कार है 6,80,000, 6,80,000 इंटू परचेस कब हुई है? दिसंबर में, तो डेप्रिसिएशन भी आधा हो जाएगा, इंटू 15%, उसका भी 50%, उसका भी 80%। तो ये आ रहा है सर 40,000। 6 की 8 है यार, मेरे ख्याल से तो 40,800 है। एलसी को क्या हो गया है? 40,800, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, चलो। He owned a house property in Mumbai which was sold in January 2021. He received arrears of rent in respect of the said property. Arrears of rent मिला सर, इसमें से 30% माइनस करेंगे, सेक्शन 25A पिक्चर में आता है और बोलता है एरियर्स ऑफ रेंट हटाओ। उसके बाद जितना बैलेंस बचा वो टैक्सेबल होता है सर। तो एरियर्स ऑफ रेंट अपन हटाएंगे, 30% हटा देंगे, और बचा टैक्सेबल है IHP में। तो एक काम करते हैं, IHP यहाँ लिख लेते हैं, एरियर्स ऑफ रेंट भैया 1,35,000, इसमें माइनस कर लो 30%, तो 1,35,000, इसका 30%, मेरे ख्याल से 40,500, ठीक है। तो ये रुको, इसको माइनस करके लिख लेते हैं, 94,500, ठीक है, 94,500। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, कहाँ पहुंच गए हम? ये रहा, LIP पेड फॉर एन इंडिपेंडेंट सन। सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में डिपेंडेंसी वाली बात ही नहीं थी, मेडिकल में डिपेंडेंसी वाली बात थी। 80C क्लेम करते हैं सर हम इसके लिए। और PPF फॉर वाइफ है सर 70,000। तो PPF फॉर वाइफ 70,000, क्या ये भी क्लेम कर सकते हैं? यस, ये भी क्लेम कर सकते हैं। तो 80C में हमारा टोटल हो गया 1,30,000, 70 + 60, तो 80C की डिडक्शन ले लेते हैं सर। 80C 1,30,000। सर हम क्या एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, आप एग्जाम में दोनों को अलग अलग लिखेंगे और शो करेंगे सर। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक फॉर सेल्फ 35,000 मिल जाएगा। यस, 61 ईयर्स की एज है, आराम से मिल जाएगा। तो 80D ले लेते हैं, 35,000, ठीक है। उसके बाद अगला दिया हुआ है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। सर क्या ये भी मिल जाएगा? 80G विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 100%, बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो 80G में 50,000, 80G 50,000, ठीक है।
इसके बाद कुछ बचा ना। मैंने क्वेश्चन के एक एक ट्रांजेक्शन्स पढ़े, एक एक ट्रांजेक्शन्स का ट्रीटमेंट किया। आई होप एक भी पॉइंट छूटा नहीं है। तो लेट स्टार्ट सर, प्लस माइनस करते हैं, इनकम निकालना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये 1,20,000 प्लस 44,000, ये आ रहा है 1,64,000। ठीक है, उसके बाद इसमें करते हैं सर 6,60,000 प्लस 34,000 प्लस 8,000 प्लस 3,500 प्लस 22,000 माइनस 1,56,000 माइनस 40,800। तो ये आ रहा है सर, प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? 1 मिनट रुको। सैलरी एज अ वर्किंग पार्टनर, एक गड़बड़ लिख दिया अपन अमाउंट, ये 44,000 लिख दिया अपन, तो ब्लंडर है। ये 1 लाख है सर। ठीक है, तो ये अमाउंट गड़बड़ लिख दिया अपन, ये आ जाएगा सर 2,20,000। ठीक है, तो लगा भी अमाउंट कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो सर 6,60,000 प्लस 34,000 प्लस 8,000 प्लस 3,500 प्लस 22,000 प्लस नहीं, फिर माइनस 1,56,000 प्लस नहीं, माइनस 40,800। तो ये आपका आ रहा है सर 750, पूरा पूरा पीजीवीपी का फाइनल आ रहा है, ऊपर वाला भी ऐड करके 750,700, ये आपका पीजीवीपी का है। अब आईओएस का देख लो सर, आईओएस का 55,000 प्लस 13,300 प्लस 1,400, ये आ रहा है बाप रे बाप 69, कैलसी भी गलत दिन खराब हुआ, 69,700। ठीक है, आईएचपी अपन निकाल के बैठे, अब अपना ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा सर, तो प्लस 94,500 प्लस 750,700 और कुछ नहीं, तो ये सब ऐड किया तो मेरा आ गया 91,45,000 ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से डिडक्शन माइनस करते हैं, डिडक्शन में माइनस 50,000 माइनस 1,30,000 माइनस 35,000 माइनस 50,000। ये कैलकुलेटर में गलत दिखा, ये आ जाएगा सर 6,499, एक मिनट, 6,499,000, 6,499,000, यही तो है, एलसी गलत दिन खराब हो गया, 6,499,000 सर, ये इसका टोटल इनकम आ गया। अब टैक्स लाइबिलिटी निकालना है सर, तो टैक्स लाइबिलिटी बहुत सिंपल सर, इसकी एज 60 प्लस है। तो सर अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉइंट है सर, क्वेश्चन ये है सर एएमटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं? ना, 20 लाख से एक्सीड नहीं किया, एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर यार 20 लाख से एक्सीड करता तो मैं एएमटी भी निकालता। बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट था सर एएमटी कब सोचे, जब कभी भी क्वेश्चन में नॉर्मल प्रोविजन बोलेगा, सिर्फ नॉर्मल बोलेगा तो नॉर्मल और एएमटी दोनों सोचना। जब भी कभी किसी क्वेश्चन में मोस्ट बेनिफिशियल बोलेगा तो मोस्ट बेनिफिशियल में आप 115 बीएससी और नॉर्मल सोचोगे। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोलेगा, ठीक है, या न्यू टैक्स रिजिम बोलेगा तो उस केस में 115 बीएससी जाएगा। ये थोड़ी सी चीजें याद रखना। ऑप्शनल टैक्स रिजिम बोलेगा या नॉर्मल प्रोविजन बोलेगा तो उस केस में नॉर्मल तरीके से निकालना है। ये कुछ वर्ड्स है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज है, इसलिए मैंने क्लियर किया। तो ये तो बाप रे बाप, एलसी तो माइनस 3 लाख कर लो, बचा 2 लाख, 2 लाख में 5%, सर एलसी से तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 लाख पे 5% मतलब 10 लाख, और बचे में 20%, ठीक है, प्लस 10,000 प्लस 4%, तो ये आ रहा है सर 41579.2, टैक्स आ रहा है 41579.2, जिसको अपन राउंड फिगर पे करेंगे सर 415,780। 10 रुपीज राउंड ऑफ होता है इनकम टैक्स, तो 10 रुपीज राउंड ऑफ कर लेंगे। समझ आया? ये थोड़ा सा कैलसी के कारण इशू हो रहा है, फिगर्स थोड़े से दिक्कत हो रहे, पता नहीं ऊपर का फिगर ही गायब हो गया। ठीक,
आया सबको समझ, बैठा दिमाग में। इस क्वेश्चन में एक दो पॉइंट मेरे को अच्छे लगे थे, जहां पर मेरे को लगता है स्टूडेंट से गलती हो सकती है। एक पॉइंट सबसे पहला जहां पर गलती हो सकती है वो यहाँ पर है, स्टूडेंट सर 20,000 ले ले, क्योंकि 12% अलाउड है, 2% डिसअलाउड है, तो उस केस में स्टूडेंट गलती से 20,000 ना ले ले, ये गलती हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर नेट ऑफ टीडीएस है, एक चीज का ध्यान रखना, एक मस्त वाली बात है, नेट ऑफ टीडीएस है, तो ये जो आपने टैक्स निकाला है सर, ये टैक्स निकाला है, तो इसमें जो टीडीएस आपने पे किया, क्या वो टीडीएस वाला भी एडजस्ट हो जाएगा? यस सर, 5500 का आपने टीडीएस भी तो पे किया ना सर, तो वो टीडीएस भी इसमें से एडजस्ट हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना सर। बाकी तो मेरे को लगता है और कोई पॉइंट ऐसा जिसपे आपसे गड़बड़ हो सकती है, कार वाला जो मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाया वो हमेशा याद रखेंगे सर, कार वाला ट्रीटमेंट सबको याद रखेंगे। बाकी तो मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं होने के चांसेस है। ये इंडिपेंडेंट सन में जबरदस्ती खेल के कंफ्यूज कर रहा है, वो गलती नहीं होगी स्टूडेंट से। आया सबको समझ? ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर सुदेश डिड नॉट come to India during the financial year 23-24. Compute his total income for the assessment year 24-25. Mr. Sudesh, age 58 years, a citizen of India, serving the Ministry of Finance in India, was transferred to Indian Embassy in UK on 15th March 2023. अच्छा, प्रीवियस ईयर 23-24 है, ये तो मार्च 23 को चले गया, तो 23-24 में तो ये इंडिया में ही नहीं रहा, एम्बेसी में सर्व कर रहे हैं, तो सर ये पर्सन तो हो गया नॉन रेसिडेंट। ठीक, अब इसकी टोटल इनकम निकालना है, तो सर ये यूके वाली इनकम तो टैक्सेबल ही नहीं होगी। ठीक है, सैलरी इनकम टैक्सेबल होती है, अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं होते। इतना ही इजी इंस्टीट्यूट एग्जाम में भी दे दे। अब ये सैलरी में याद रखना, स्टैंडर्ड डिडक्शन बस कर लेना सर, बाकी इस क्वेश्चन में कोई टिपिकल नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था सर। अगला देखो, Mr. Sumit has submitted his income tax return containing certain loss and deduction in respect of the previous year 23-24 on 22/10/2024. ठीक है, the due date of filing, oh my god, due date of filing क्या है? 31 जुलाई। अब दिक्कत है सर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग है 31 जुलाई 2024 में अंडर सेक्शन 139(1). यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन विथ रेफरेंस, क्योंकि रिटर्न बाद में डाला है सर, लेट रिटर्न डाला है। ठीक है, whether the following loss or deduction can be carried forward or claimed in the subsequent by Sumit if he pays tax under law. ये तो 115 BSc ऑप्ट कर रहा है। ठीक है, तो बिजनेस लॉस तो गया, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप ले सकते हो, भले ही आपने रिटर्न डाला है, लेट है। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, वेरी नाइस, अच्छा पॉइंट है ये, क्वेश्चन इजी है बट ये पॉइंट अच्छा है, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ लेट आउट के बदले अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड दे दी ना सर, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो लॉस आप क्लेम ही नहीं कर पाते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड 115 BSc में तो क्लेम ही नहीं कर पाओगे, तो कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा? ये तो लेट आउट है, ये तो आराम से कैरी फॉरवर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पॉइंट है ये, बहुत प्यारा पॉइंट है। लेट आउट है चलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड होता नहीं चलता, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते, मेरे को तो ये पॉइंट अच्छा लगा, इजी क्वेश्चन था बट पॉइंट अच्छा लगा मेरे को। अगला देखो सर, briefly discuss the provision of tax deduction at source, TDS वाली बात है सर, under the Income Tax Act 1961 in respect of the following payment. Mr. Samsher, a resident age 65 year, has maintained 2 fixed deposit in 2 different branches of HFC Banks of India, working on core banking solution, मतलब CBS। ठीक है, during the year 23-24 the bank paid 32,000 and 70,000 as interest, तो दोनों को मिला के 49,000 सर। सेक्शन 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सर ये तो सीनियर सिटीजन 50,000 से ज्यादा होता तो टीडीएस की बात थी, सर नहीं होगा, टीडीएस नहीं है क्योंकि 49,000 है। अगला देखो, मिस्टर चेतन, अ पेंशनर पेज 55 lakh ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 टू मिस्टर गोपी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रेजिडेंशियल हाउस। पेंशनर है, 194C तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए टर्नओवर लिमिट चेक नहीं हो सकती, तो 194M पिक्चर में आता है, और M बोलता है भैया अगर 50 लाख से ऊपर है तो टीडीएस की बात है। ये कितना पे कर रहे हैं? 55 लाख, तो टीडीएस की बात है सर, बिल्कुल टीडीएस की बात है। आई होप समझ आया होगा, सिंपल इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, देखो थर्ड का एक क्वेश्चन नीचे आओ, पहले पढ़ो क्या बोलता है। Determine the taxable income of Mr. Yogesh for the assessment year 24-25 if he pays tax under 115 BAC। अच्छा, 115 BAC के हिसाब से चलना है,
तो इसको देख के तो लग रहा है आईएचपी वाली कहानी है सर। वाओ, नाइस। इंस्टीट्यूट एग्जाम में भी आईएचपी पूछ ले यार, आईएचपी पूछ लेगी तो बढ़िया है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे, यहाँ पर हर एक स्टूडेंट लिख के आएगा सर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर योगेश। ठीक है, जो लाइन मैंने आपको ऊपर सिखाई थी वो लाइन आपको लिख के आनी है। अब यहाँ पर ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं और कहानी चालू करते हैं। मिस्टर योगेश कंस्ट्रक्टेड अ हाउस इन द प्रीवियस ईयर 17-18 विद 3 इंडिपेंडेंट यूनिट, 3 यूनिट है सर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 यूनिट 1 50% ऑफ द फ्लोर एरिया इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एट अ मंथली रेंट ऑफ 20,000। अच्छा, 3 यूनिट की कहानियां हैं। आओ मेहनत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। पर्टिकुलर्स यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 है लेट आउट प्रॉपर्टी, वो भी 50%, इतना ही पता चला है अभी तो। आगे बढ़ते हैं, और उसको भी लेट आउट कितने में किया, मंथली रेंट ऑफ 20,000। ठीक है, रेंट ऑफ जनवरी 2024 कुड नॉट बी रियलाइज्ड फ्रॉम द टेनेंट एंड अ नोटिस टू वैकेंट द यूनिट वाज गिवन टू द टेनेंट। ठीक है, नो अदर प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर योगेश इज ऑक्यूपाइड बाय द टेनेंट। यूनिट 1 रिमेन्स वैकेंट फॉर फेब एंड मार्च। तो यूनिट 1 का रेंट कितना हुआ सर, 20,000 इंटू 9, 1,80,000 ARR हो गया, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल। बाकी कहानी तो अपन देख लेंगे। फिर यूनिट 2 25% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज्ड बाय मिस्टर योगेश फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस। लो भाई 25% बट बिजनेस पर्पस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 द रिमेनिंग 25% इज यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ हिज रेसिडेंस। लो भाई ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 25%। ओके, इसके बाद देखो आपको म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। याद है ये बचपन में खेलते थे, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में विचएवर इज हायर, उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में विचएवर इज लोअर, वही कहानी है। दोनों में विचएवर इज हायर क्या हो जाएगा, ये इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में विचएवर इज लोअर क्या हो जाएगा, 2,78,000। 2,78,000 ये पूरे घर का है ना, ये ध्यान रखना सर। ठीक है, पर्टिकुलर ऑफ द हाउस दिया है और हाउस के 3 यूनिट है, तो इसका 50% से मेरे को काम है। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, तो 2,78,000 इंटू 50%, 1,39,000। लो भैया एक्सपेक्टेड रेंट 1,39,000। यहाँ ये कहानियां नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसेबल कितना है, 1,80,000। ठीक है सर, तो हमने क्या सीखा था, हमने क्या सीखा था सर, वैकेंसी का केस है, तो जीएवी इज इक्वल टू ARR। तो जीएवी इज इक्वल टू ARR मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000। समझ आई बात, ठीक, यहाँ दोनों में डैश। उसके बाद आगे कहानी और बढ़ती है। म्युनिसिपल टैक्स 30,000 पेड बाय मिस्टर योगेश। सर म्युनिसिपल टैक्स का खर्चा अपन क्लेम कर सकते हैं, बट डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा सर। डिवाइड बाय 3 क्यों होगा, इक्वल थोड़ी के, 50% इसका है, तो 15,000 यहाँ पर क्लेम कर लो भाई, और बिजनेस पर्पज के लिए 25% है, तो 30,000 का 25% 7,500 यहाँ आ जाएगा सर। ठीक, यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड में म्यूनिसिपल टैक्स नहीं मिलता सर। ठीक, तो ये मेरा आ गया NAV। काम करते हैं, ये लाइन अब आगे तक ड्रॉ नहीं करते क्योंकि पंगा हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा NAV। सर NAV आ गया मेरा 1,65,000, माइनस कर लूंगा 30%, 1,65,000 इसका 30%, ये मेरे ख्याल से 49,500 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद और आगे कहानी पढ़ते हैं सर। रिपेयर्स दिया हुआ सर, IHP में तो नहीं मिलता बट PGP में तो मिलेगा ना सर, तो यहाँ लिखेंगे रिपेयर, पहले यहाँ इंटरेस्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट तो आएगा ही। फिर ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेता हूँ ये IHP वाली इनकम हो गई।
यहाँ लिख लेता हूँ रिपेयर। रिपेयर कितना खर्चा था सर? रिपेयर का खर्चा था 7000। 7000 का 25%, 7000 का 25%, 1750। ठीक है, ये सब पीजीपी के खर्चे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी 90,000, उसमें से 50% यहाँ पर है 45,000। अब ये बंदा लिया है 115 BAC। 115 BAC में सर सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो यहाँ डैश कर दो, पर यहाँ तो मिलेगा ना सर। 90,000 का 25%, ये आ जाएगा 22,500। ठीक है, इसके बाद ग्राउंड रेंट दिया हुआ 6,000। सर यहाँ आ जाएगा सर ग्राउंड रेंट IH PGP में ग्राउंड रेंट कितना है? 6,000 ना। 6,000 का 25%, 6,000 इसका 25%, 1,500 रुपये। ठीक है, ग्राउंड रेंट हो गया। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ 60,000। सर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर 15,000, यहाँ डैश, यहाँ डैश। उसके अलावा और कुछ दिया हुआ है। इनकम ऑफ योगेश फ्रॉम द बिजनेस इज 2,40,000 विदाउट डेबिटिंग हाउस रेंट एंड अदर एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस। लो भाई, फाइनली इनकम मिल गई भाई की। इनकम 2,40,000, उसी में से तो सब माइनस करूंगा मैं। ठीक है, तो लो भाई अब कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी IHP की इनकम 1,65,000 माइनस 30% माइनस 45,000, तो ये आ रहा है सर 70,500। ये आ गया 70,500। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो कुछ आ नहीं रहा है सर। यहाँ पर आ जाएगा सर 2,40,000 माइनस 15,000 माइनस 1,500, 1,500 माइनस 1,500, एक मिनट, माइनस 1,750 माइनस 22,500 माइनस 7,500 जो ऊपर में दिया हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से आना चाहिए 191,750। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो कुछ है नहीं, तो टोटल हमसे तो टैक्सेबल इनकम पूछा था ना, तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी सर? 191,750 प्लस 70,500, तो ये आ गया सर, अरे यार 26,250, ये इसकी टैक्सेबल इनकम। समझ आया? इजी क्वेश्चन था, मस्त था। मेरे को जो लगा गलती होने के चांसेस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जो इंटरेस्ट वाली कहानी है 115 BAC में, वहां गलती हो सकती है स्टूडेंट से, अदरवाइज तो गलती नहीं होगी सर। अगला पॉइंट देखो, डिस्कस द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबव इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सोहम एंड मिस्टर अमन। देखो, मिस्टर सोहम, a builder, entered into an agreement on 1/4/2023 with Mr. Aman to transfer 4th floor in the tower A of the new project for 1,50 lakh. Okay. He received 25 lakh as cash, as advance in cash. कैश में लिया है। अगर कैश में लिया है तो सर हमारे लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेंगे सर? डेट ऑफ रजिस्ट्री की लेंगे। अब आगे पढ़ना पड़ेगा। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच फ्लोर ऑन दैट डेट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। The sale deed was executed and registered on 15/6/2023 for the agreed consideration. However, the stamp duty value, इससे मेरे को मतलब है। तो सर मैंने आपको एक बचपन की कहानी सिखाई थी, और बचपन की कहानी ये थी कि सर मैंने बोला था सेल कंसिडरेशन लिखो प्लस 10% करो और चेक करो। सेल कंसिडरेशन है 1.5 CR, इसमें 10% ऐड किया तो ये आ जाएगा 1.65 CR। सर मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है सर? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1.75। सर क्या ये 1.75 इसमें कवर होती है? ना। क्या इससे एक्सीड करती है? हाँ। तो क्या यही मेरा सेल कंसिडरेशन? हाँ सर, यही मेरा सेल कंसिडरेशन। अब जो आदमी बेच रहा है उसके हाथ में सेक्शन 50C में ये सेल कंसिडरेशन, जो आदमी खरीद रहा है उसके हाथ में IUS में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी सर। और IUS में टैक्सेबिलिटी कितने की आएगी? 25 लाख की। समझ आया? आपसे यही तो पूछ रहा, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा सोहम और अमन के हाथ में। तो सोहम जो बेच रहा है, अच्छा ये बिल्डर है, ओहो सोहम बिल्डर है, सॉरी 50C नहीं आएगा भाई, 43CA ले लेना भाई, बिल्डर है बंदा। तो 43CA, और जो बंदा ले रहा है, हाँ गनीमत वो बिल्डर नहीं है। जो बंदा अगर ले रहा है वो भी बिल्डर होता ना सर, तो IUS में बात ही नहीं होती। थैंक यू।
थैंक यू बोलना, ठीक है। तो एक 43 CA और एक IUS आया समझ। इजी सिंपल क्वेश्चन था, मतलब इतना ही इजी इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछ ले तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, देखो पहले नीचे आके पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। देखो, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एंड द लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ ही पेड टैक्स अंडर द नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है भाई, ये नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चल रहा है, ठीक। हमें क्या निकालना है, टोटल इनकम। मतलब सर ये क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व करने वाला हो गया। चलो भाई पेज ऐड कर लेते हैं, टोटल इनकम निकालना है। आप लोग भी लिख के आएंगे सर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वगैरह वगैरह सब लिख के आएंगे सर, कोई नहीं छोड़ेगा एग्जाम में, लिख के आना नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको ये दूसरी कॉलम, पर्टिकुलर्स रुपए रुपए, ठीक है। अब पढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं। Mr. Mohan, age 30 years, submit the following information of the following transaction income for the previous year 23-24. Mr. Mohan had a house in Delhi during the financial year 2021. He has transferred the said house to Veena, Miss Veena, daughter of his brother, without any consideration. House would go back to the Mr. Mohan after the lifetime of Veena. The transfer was made with a condition that 15% of the rental income from such house shall be paid to Miss Mohan. Rent received by Miss Veena during the previous year 23-24 from such house property 6,50,000. ये हम सीख के आए सर, ये पॉइंट तो हम बहुत अच्छे से सीखे सर। बिना एसेट ट्रांसफर के बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, क्या ये मोहन के हाथ में ही क्लब हो जाएगा? यस, 6,50,000 ये तो IHP की इनकम है। 6,50,000 रेंट रिसीव्ड 6,50,000, ठीक है। आगे देखते हैं, नहीं तो कुछ दिया होगा मेरे ख्याल से, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह दिया तो नहीं होगा क्वेश्चन। देखो अगला दिया हुआ है, मिस्टर एंड मिसेस मोहन फॉर्म्स अ पार्टनरशिप फर्म विद एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट. मिस्टर मोहन ट्रांसफर्ड अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 50 lakh to such firm. Firm had no other income and expense other than the interest of 6 lakh received from such fixed deposit. Firm distributed the entire surplus to Mr. and Mrs. Mohan at the end of the year. Sir 10(2)(a आता है और ये बोलता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, तो ये जो 6 लाख डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, ये एग्जेम्प्ट है। अगला देखो, मिस्टर मोहन होल्ड प्रेफरेंस शेयर इन एक्स प्राइवेट लिमिटेड. ही इंस्ट्रक्टेड द कंपनी टू पे अ डिविडेंड टू मिस रोशनी, daughter of his servant. The transfer is revocable at the time of the for the lifetime of the Roshni. Dividend received by Roshni during the previous year 23-24 was 10 lakh. सर ये डिविडेंड इनकम तो टैक्सेबल है सर, क्योंकि सर बिना एसेट ट्रांसफर हुए इनकम ट्रांसफर हुई है, तो ये डिविडेंड इनकम तो टैक्सेबल है, तो ये क्लब हो जाएगी सर, IUS में जाएगी सर, IUS में डिविडेंड 10 लाख. अगला, Mr. Mohan has a short-term capital loss of 16,000 from the property and long-term capital gain of 15,000 from the sale of property. ये तो आपस में एडजस्ट हो जाएगा, और 1,000 का जो शॉर्ट टर्म लॉस है सर ये तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अदर इनकम ऑफ मिस्टर मोहन इंक्लूड्स, अदर इनकम भी है सर, इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। सेविंग की इनकम है सर इसके पास, कितने की है? 2 लाख रुपए की इनकम। और मैं जब सेविंग देखता हूँ ना सर, तो पहले इसकी एज देख लेते हैं, 30 ईयर्स थी, तो सर उस केस में इसके पास डिडक्शन भी तो है ना सर। डिडक्शन कहाँ पर आ जाएगी? डिडक्शन 80TTA में 10,000 रुपए की, ठीक है। उसके बाद देखो, कैश गिफ्ट ऑफ 75,000 रिसीव फ्रॉम डॉटर ऑफ हिज सिस्टर ऑन हिज बर्थडे. डॉटर ऑफ हिज सिस्टर, सर डॉटर ऑफ हिज सिस्टर रिलेटिव में नहीं आती, कैश गिफ्ट है, टैक्सेबल. कैश गिफ्ट 75,000 ये टैक्सेबल. अगला देखो, इनकम फ्रॉम बेटिंग, आंख बंद करके टैक्सेबल, बेटिंग चेक टैक्सेबल. उसके बाद इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, कार्ड गेम कितनी इनकम है? 46,000, ठीक है। आगे, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स, सर ये सेम सोर्स ऑफ इनकम से एडजस्ट होता है, तो सेम सोर्स ऑफ इनकम तो ऊपर दिया नहीं है, तो इसको अपन अभी तो कुछ नहीं कर सकते सर, ठीक है।
तो ये सब हो गया ये कहानी। IHP के साथ अब ट्रीटमेंट कर लेते सर, माइनस कर लेते 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 6,50,000 इसका 30% 1,95,000 माइनस किया तो 4,55,000 सर, यही आउटर कॉलम में चल जाएगा 4,55,000। ठीक है, IOS की इनकम देखो सर, इसकी 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 75,000 प्लस 34,000 प्लस 46,000, ये आ रहा है सर 13,55,000। ठीक है, और कुछ तो दिया नहीं है, तो GTI निकाल लेते हैं सर, ये कितना हो जाएगा, प्लस कर लो 4,55,000, ये आ रहा है सर 18 लाख, हाँ 18,10,000। अब इसमें 10,000 आप क्लेम कर लो सर, तो ये आपकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी सर, 18 लाख। आपको टैक्स लायबिलिटी थोड़ी निकालने बोला था सर, टोटल इनकम ही निकालने बोला था, समझ आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो Mr. Prince, a senior citizen, has reported a total income of 1,90,000 and he has claimed an exemption of 50,000 under 54 EC in respect of the long-term capital gain on the sale of house property. अच्छा, and deduction under chapter 6 से 1,50,000 for the previous year 23-24. Is he liable to file return of income? Sir, 1,90,000 plus 50,000 plus 1,50,000. सर 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा सर, सीनियर सिटीजन है, 3 लाख से ऊपर जाएगी इसकी इनकम, तो उस केस में क्या इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, बिफोर डिडक्शन लिया जाता है सर। ठीक है, इफ सो वाई, ये सर थ्योरी क्वेश्चन है सर, ये आप थ्योरी क्वेश्चन वेरी इजी, ये आप कर सकते हैं। अगला देखो, एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रिगार्ड टू द प्रोविजन। सर ये भी थ्योरी क्वेश्चन है रिटर्न चैप्टर से, ये आप लोग कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये इनकम टैक्स वाला पार्ट हमने पूरा कंप्लीट किया। अब इसके बाद वाली वीडियो में अपन GST वाला पार्ट भी करेंगे सर, GST भी कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों के लिए हर चीज कंप्लीट हो जाए एग्जाम के पहले। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है तो काइंडली एडजस्ट, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।